और इसके बाद अब हम देखते हैं तो आगे चल करके हम अंग्रेज आएंगे। और हमने देखा कि अंग्रेजों ने कैसे मतलब मेहनत और शिद्दत और जुनून से शाम दाम दंड भेद की नीति अपना करके सूरत में आए, सफल नहीं हुए, अस्थाई फैक्ट्री लगाए, फिर जाते हैं मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम में स्थाई फैक्ट्री लगाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जाकर के सूरत क्या लगाते हैं, स्थाई फैक्ट्री। ठीक है। अब इसी कश्मकश में देख, इनका जो पड़ोसी देश है वो फ्रांस है, और फ्रांस और इंग्लैंड में दोनों में बहुत जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। ठीक है। किस चीज की प्रतिस्पर्धा है भाई? पड़ोसी से हर किसी को प्रतिस्पर्धा रहती है। पड़ोसी पड़ोसी देश क्या है? प्रतिस्पर्धा है फ्रांस से। ठीक है। अब जो काम फ्रांस करेगा वही काम कौन करेंगे? अंग्रेज। और जो काम अंग्रेज करेंगे वही फ्रांस करेंगे। अब देखिए, फ्रांस भी जगह अपने अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, अपनी कॉलोनी बना रहे थे। कॉलोनी मतलब किसी अपना गुलाम बनाना होता है, जैसे हम हिंदी में उपनिवेश कहते हैं। ठीक है। तो फ्रांस भी ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बना रहा है, और ब्रिटेन भी ज्यादा से ज्यादा अपने बना रहा है। इसी कश्मकश ब्रिटेन बाहर आता है और उस देखा सीखी यहाँ कौन आता है? फ्रांस बाहर आता है। ठीक है। अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं डेन कंपनी। थोड़ा सा आप लोग हल्का सा नोट कर लेंगे कि डेन कंपनी आती है हमारे यहाँ और चली जाती है। कि डेन कंपनी यहाँ की कहीं और नहीं, डेनमार्क। ठीक है। और ये आती है, अपनी केवल एक फैक्ट्री लगाती है तंजौर में। ठीक है। और तंजौर में अपनी एक फैक्ट्री लगाती है, और उसको फिर सेल कर देती है। किसको सेल कर देती है? अंग्रेजों को। और सेल करके क्या है, यहाँ से चली जाती है। ठीक है। और ये फैक्ट्री कब लगाती है? 1820 में लगती है। इस प्रकार ये डेन यहाँ से क्या है बताइए, चले जाते हैं। ठीक है। और ये लोग पाश्चात्य शिक्षा पे बहुत ज्यादा यहाँ पे जोर दिए थे, और पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार। इस प्रकार वर्चस्व किसका हो जाएगा? अंग्रेजों का वर्चस्व। ठीक है। लेकिन अब इसके जस्ट बाद, डेन के बाद कौन आते हैं हमारे यहाँ? फ्रांसीसी। ठीक है। अब फ्रांसीसी क्या करेंगे? यहाँ पे आएंगे। तो अब यहाँ पे ये है कि यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों है, बताइए, कंपटीटर हैं। अब कंपटीटर हैं, इनका उद्देश्य यहाँ पे कि ब्रिटेन की ईआईसी कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी, और इसमें कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत ज्यादा है। लेकिन फ्रांस में ये जो कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश होती है, क्योंकि उस समय हम देखते हैं कि फ्रांस में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है। उस समय फ्रांस में मतलब एक वंश है, जैसे आप इतिहास में अपने यहाँ अलग अलग वंश पढ़ते हैं। फ्रांस में एक वंश का शासन है, जिसका नाम क्या है? बूर्गो वंश। और यही बूर्नो वंश की उपाधि रहती थी लुई। का जो शासक होता था, तो लुई 13, लुई 14, लुई 15। ठीक है। तो यहाँ पे इस समय शासन किस? लुई 14 का है। ये यहाँ का क्या है? शासक है, यानी कि क्या है, ये यहाँ का राजा है। ठीक है। और इसी का वित्त मंत्री और सलाहकार रहता है। का वित्त मंत्री और सलाहकार रहता है। ठीक है। जिसका नाम क्या रहता है? जिसका नाम रहता है कोलबर्ट। अब समझिए। ठीक है। तो मुख्य रूप से पूर्वी देश में व्यापार करने के लिए मांग किसकी रहती है? जनता की, क्योंकि जनता देख रही है, उसको पता चल रहा है। तो जनता ये वाली बात किससे बताती है? कोलबर्ट को, कि हम भी पूरे देशों के साथ व्यापार करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा अर्जित करते हैं। कोलबर्ट इस चीज को बताता है लुई 14 को। इनकी प्रतिद्वंदिता किससे है? ये अंग्रेजों से है। तो ये लोग यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि अंग्रेज हमसे किसी आगे ना बढ़ पाए। तो इसके लिए इनका उद्देश्य यहाँ पे भारत में आने का, व्यापार करने का तो रहता ही है, लेकिन उससे ज्यादा प्राथमिक उद्देश्य रहता है अंग्रेजों को परेशान करना। कि हम जाते हैं वहां पे, और जहां ये व्यापार कर रहे हैं वहां जाकर के अंग्रेजों को परेशान करते हैं। और इसी के साथ साथ वो लोग व्यापार करके मुनाफा भी कमा रहे हैं, तो हम व्यापार भी करेंगे। अब परेशान क्यों करेंगे? क्योंकि अंग्रेज वहां स्टेब्लिश हैं, तो इसको स्टेब्लिश होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे स्टेब्लिश। तो इसी कस्म ये क्या करेंगे, जहां जहां पे भी अंग्रेज रहेंगे वहां वहां जाकर के उनको परेशान करेंगे। और इसी कश्मकश में इनका व्यापार भी चल पड़ेगा, और इनको भी व्यापार से काफी मुनाफा होगा। लेकिन आगे चल करके इनकी कंपनी बहुत ज्यादा घाटे में चली जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहता है, पहली चीज, फ्रांसीसी कंपनी ये जो आएगी, ये सरकारी कंपनी रहेगी।
तो यहाँ पे मतलब काम करने का मतलब लोगों में वो उत्साह नहीं था जो उत्साह ईआईसी में। ठीक है, तो चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रांस कंपनी का गठन होगा। उद्देश्य आप समझ लिए ना कि आखिर फ्रांसीसी कंपनी का गठन करने का उद्देश्य क्या है। अब फ्रांसीसी कंपनी का गठन किया जाएगा। तो इनकी जो कंपनी का नाम रहेगा वो रहेगा इंडस ओरिएंटलस। ये फ्रांस की सरकारी कंपनी, यानी वहां का शासक इसे क्या करता है, गठित करता। ठीक है, और बोलता है आप लोग यहां से जाइए, कुछ कर्मचारियों को नियुक्त करता है और कितना पैसा देता है, 30 लाख लीवर, फ्रांस की मुद्रा है ये। लाख लीवर 10 ईयर के लिए क्या देता है, लोन। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है से क्या कर देता है, फ्री। मतलब आपको केवल 10 साल में इतना रुपए ही आना पड़ेगा। लेकिन इस 10 साल में आप क्या करना, अंग्रेजों की वहां से पूरी तरह क्या कर देना, छुट्टी कर दे। तो क्या करना, परेशान करना, को किसी प्रकार से व्यापार ना करने देना। क्या हो रहे हैं बताइए, समृद्ध हो रहे हैं। बोले भले तुम व्यापार कर पाना या न कर पाना वो दूसरा मुद्दा है, लेकिन इनको तुम क्या कर देना, पूरी तरह से परास्त कर देना। ये उद्देश्य लेकर के फ्रांस की कंपनी का गठन गठन होता है, इंडिया इंडस ओरिएंटलस। ठीक है, अब इसमें मतलब जो है, इसको कंपनी को कुछ अधिकार दिए जाते, इस कंपनी को कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं। वो विशेषाधिकार ये रहता है कंपनी को कि जहां भी फ्रांस का जहाज जाएगा, अब जहाज से जाएंगे ये लोग, उस जहाज में जो फ्लैग रहेगा वो किसका रहेगा बताइए, फ्रांस का। इसका मतलब ये रहेगा, अगर कोई भी इस जहाज पे अटैक करेगा, इसका मतलब क्या माना जाएगा कि कहां पर अटैक हुआ है, फ्रांस पे अटैक हुआ है, और जवाबी कार्रवाई बहुत तगड़ी होगी। तो इस प्रकार से ये ऑटोमेटिक इन एक मतलब सरकार की तरफ से एक बच्चे जैसी सुरक्षा का भावना क्या है बताइए, मिल जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ बोलते हैं कि जहां भी, जिस भी लैंड पे आप अपना अधिकार कर ले, लैंड पे आप क्या कर लेंगे, अपना अधिकार कर लेंगे, तो वहां पे आप अपनी प्रशासनिक व्यवस्था जमा लीजिए। क्या जमा लीजिएगा, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जमा लीजिएगा। यानी जो लैंड आपके अधिकार में आ जाएगा, तो वहां पे आप क्या कर लीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अपनी प्रशासनिक व्यवस्था बना लीजिएगा। ठीक है, अब इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रहती है, इसके लिए क्या बताया गया, क्या गाइडलाइन दी गई कि इसके लिए आप यहाँ पे अपना जो प्रशासनिक ढांचा है, इसके लिए आप क्या नियुक्त कर देना, गवर्नर जनरल। तो उस क्षेत्र का वो गवर्नर जनरल रहेगा और वो वहां की सब व्यवस्था को क्या करेगा, संचालित करेगा। इसके नीचे कंपनी का क्या रहेगा, डायरेक्टर रहेगा, जो कंपनी का पूरा लेखा जोखा व्यापार का बैलेंस शीट को बनाएगा, मुनाफा घाटा फायदा ये सारी चीज। ठीक है, इसके नीचे जो व्यापारी हैं वो रहेंगे। ठीक है, यानी कि मर्चेंट सेक्रेटरी रहेंगे। ठीक है, और इसके, ठीक है, इसके नीचे खजांची, यानी कि जो पैसा देने वाला रहता है। ठीक है, के पास ये पैसा रखाया जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे लिखा पढ़ी का काम करने वाला क्लर्क। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो आगे चल करके जब 18वीं सदी में कई लोग जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, मैक्सिमम उनको क्या दी जाती थी बताइए, क्लर्क की। ठीक है, लिखा पढ़ी का। तो बोले कि इस प्रकार का तुम ऐसा स्ट्रक्चर अपनी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में बना लेना, और ऐसा करके अपने शासन को क्या करना, पे संचालित करना, अच्छे से व्यापार करना। ये सब क्यों बनाया जाएगा, ताकि कंपनी अच्छे से व्यापार करे, पर कोई अटैक ना करे, उसे कोई परेशान ना करे, है ना। तो ये सब चीजों के लिए पूरी मतलब बॉडी बना दी गई। ठीक है, बता दिया गया। ठीक है, और इसी के साथ साथ तुम
वहां जिस भी देश में जाओगे तो वहां तुम राजनयिक संबंध स्थापित करो। फिर यहाँ के राजा से, लुई 14 से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वहां पे राजनयिक यानी डिप्लोमेटिक संबंध वहां बना सकते हैं। ठीक है। अब इतने विशेष अधिकार दे दिए गए, पैसा दे दिया गया, 10 साल के लिए छूट दे दी गई, और उद्देश्य क्या बोले कि व्यापार तो करना, लेकिन पहला उद्देश्य क्या रखना, इन लोगों को परेशान करना। अब ये लोग अंग्रेजों की छुट्टी छुड़ा देंगे यहाँ पे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल छुड़ा देंगे। ठीक है। अब इसी कश्मकश में दो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, है ना, कि अभी यहाँ भारत में कौन सा शासन चल रहा है? मुगल शासन चल रहा है। और मुगलों की भाषा जो हुआ करती थी वो फारसी हुई, और इनको फ्रेंच आती है। इसलिए ये अपने साथ एक फारसी व्यक्ति को भी लाते हैं, ऐसे व्यक्ति को लाते हैं जिसको फारसी भाषा का क्या रहता है? ज्ञान रहता है। ठीक है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका फ्रांस हुआ यहाँ पे। ठीक है। यहां से ये लोग चलते हैं, ये आपका दक्षिण अफ्रीका हुआ, ये केप ऑफ गुड होप हो गया, और यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध द्वीप है जिसका नाम क्या है? मॉरिशस। ये आकर के मॉरिशस में भी क्या कर लेते हैं? अपना मतलब जंगी जहाज के बेड़े, मतलब जहां रेस्ट टेस्ट करते हैं आकर के बना लेते हैं। समझ में आया? अब मॉरिशस से रेस्ट करने के बाद ये आगे कहाँ की तरफ जाते हैं? ये भारत की। अब बात आती है कि भारत में कहाँ पर आएंगे सब। स्वाभाविक सी एक बात है, ये भारत में कहाँ आएंगे? क्योंकि आप सभी को पता है कि पूरे क्षेत्रों में किसका कब्जा है? अंग्रेजों का। पूरे क्षेत्रों में किसका कब्जा है? अंग्रेजों का। ठीक है। पुर्तगाली आए, 1661 में शादी हो जाए, 1661 में एक शादी हो इसकी, ब्रिटेन के राजकुमार और यहाँ से पुर्तगाली राजकुमारी की। तो जब इनकी शादी हो जाएगी तो पुर्तगाली और अंग्रेज आपस में लड़ेंगे क्या? नहीं लड़ेंगे। अब बचे कौन है बताइए? डच। 1788 में गौरवपूर्ण क्रांति हो, क्या कहते हैं? इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड की क्रांति में जो यहाँ की राजकुमारी रहेगी, मैरी, तो मैरी की शादी किस से जाएगी? डच, हॉलैंड के राजकुमार विलियम ऑरेंज से। तो अब यहाँ पे अंग्रेजों का डचों से भी लो वैवाहिक संबंध हो गया। तो अब डच यहाँ पे अंग्रेजों से लड़ेंगे क्या? नहीं लड़ेंगे। ठीक है। यानी कौन शक्तिशाली बन गया? अंग्रेज शक्तिशाली बन गए। ठीक है। देना है तो अपनी एक फैक्ट्री लगाए और फैक्ट्री ही बेच करके कहाँ पे चले जाते हैं? तो वापस चले जाते हैं अंग्रेजों को बेच। बचे कौन? अंग्रेज। तो जहां जहां अभी अंग्रेज रहेंगे कि जा पाएंगे क्या? नहीं। बट ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है, ये बंदरगाह पे आएंगे, सूरत बंदरगाह। क्योंकि सूरत बंदरगाह जो है तो वो मुगलों के अधीन, भारत का जो बादशाह है, मुगल बादशाह, उसके अधीन है। लेकिन यहाँ पे मुक्त व्यापार करने की बस आपको परमिशन लेना, क्या करना पड़ता है? परमिशन लेना पड़ता है। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे? आएंगे तो जो व्यक्ति आता है उसका नाम है फ्रांसिस कैरो। मैंने कहा ना कि दो प्रतिनिधि आएंगे फ्रांस से। कितने प्रतिनिधि? दो प्रति कहाँ से आएंगे? आपके फ्रांस से। ठीक है। एक का नाम है फ्रांसिस कैरो, और अपने साथ में फारसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसे फ्रेंच भी आती है और फारसी भी। ठीक है। उसका नाम क्या है? मकराना। राह पे ठीक है। अब समझना, ये जो फ्रांसीसी कंपनी स्थापित हुई, देखो, पहली बार वास्को डी गामा कब आता है हमारे यहाँ? 94 में। 1500 और 1600 बाद हमारे 1600 फ्रांस में फ्रांसीसी का होती है स्थापना हो। कब होती है? 1764 में हो। ठीक है। अब वहां से ये लोग जब यहाँ पे चलते हैं तो आते हैं। अब उस शासक बदल गया था औरंगजेब। कौन हो गया था? औरंगजेब शासक हो गया था। और औरंगजेब के समय पे यहाँ पे व्यापार कर रहा है सूरत बंदरगाह में, है? सूरत बंदरगाह में मतलब जो व्यापार कर रहा है, अरब भी व्यापार कर रहे हैं। औरंगजेब परिवार के
भाई भतीजे शाही परिवार के लोग व्यापार कर रहे हैं, के साथ साथ यहाँ अंग्रेज भी व्यापार कर रहे हैं। ये लोग भी आएंगे तो सूरत का गवर्नर में बैठता है औरंगजेब मुगल बादशाह के से परमिशन मांगेंगे। और औरंगजेब को इस समय कोई ऐसा मतलब यहाँ पे बंदरगाह कब्जे से, इससे बताइए पैसे से, क्योंकि लैंड में तो कब्जा था बहुत ज्यादा शक्तिशाली, और जल में इसके पास थी, जल में लड़ने के लिए नौसेना थी, तो जल में वो हाथ डालता ही नहीं था, बोलता था कि जो पैसा दे वहां जल से, और हमें क्या लेना दे, तो हमारी है। ठीक है, औरंगजेब यहाँ पे अनुमति दे देता। ठीक है, 1788 में सूरत में ये पहली फैक्ट्री, प्रकार फ्रांसीस भारत में पहली फैक्ट्री है, वो कहाँ पे लगी? सूरत पे लगी। सूरत में ही बता दिया ना है। अब सूरत में आएंगे यहाँ, कौन बताइए? फ्रांसीस। और कौन व्यक्ति ये फैक्ट्री लगाएगा, एग्जाम में पूछ, फ्रांसिस कैरो लगा। और इस प्रकार फ्रांसीस ये स्थायी फैक्ट्री औरंगजेब परमिशन दे दी है। अब ये लोग देखते हैं कि तेज कहाँ, ये वाले क्षेत्र आ गए हैं, ठीक है। अब चल रहे हैं, देखते तेज कहाँ जगह है, लेकिन मछलीपट्टनम एक ऐसी जगह है कई लोग जैसे अंग्रेज भी हैं और डचों की फैक्ट्री है। तो ये इस प्रकार से है ना, ये जो पहली फैक्ट्री ध्यान देना 8 में, अब 1664 में स्थापना हो, 1668 में पहले। ठीक है, क्लियर है। अब मछलीपट्टनम, अब ये अंग्रेजों के पीछे जहां जहां अंग्रेज गए थे, तो अंग्रेजों ने, आपने देखा था ना, पहली फैक्ट्री अस्थाई लगाई थी सूरत में, फिर दूसरी कहाँ लगाई थी? मछलीपट्टनम में, है ना। लॉजिक से पढ़ना बेटा, और आपको फैक्ट मिले, और फैक्ट कृति क्या, इसलिए आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार भूलेंगे, आपके मेमोरी परमानेंट मेमोरी बहुत अच्छे से, आराम से, आनंद से, और कहानी के साथ ही ये फैक्ट आपको क्या याद करा। ठीक है, अगली एस्टेब्लिश मछलीपट्टनम, या इसे अब यहाँ एस्टेब्लिश कर 169 में, ठीक है। 668 में, 68 में कहा में, और 6 कहाँ बताइए? यहाँ, ठीक है। ये क्षेत्र चूंकि अभी समझना, इसके पहले यहाँ 1400 से लेकर के 16 तक दक्षिण भारत में विजयनगर अधिकार था और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, ठीक है। लेकिन आगे चल करके विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, तो यहाँ के जो छोटे स्थानीय राजा होते हैं वो क्या हो जाते हैं बताइए? स्वतंत्र हो जाते, ठीक है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। और इसी के साथ वहां पर औरंगजेब बैठा, औरंगजेब की भी क्या हो जाती है आगे चल करके मृत्यु हो जाती। तो यहाँ पे जो स्थानीय शासक रहे, तो औरंगजेब के अंडर में रहते हैं, उसको टैक्स देते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ की भूमि पर किसका नियंत्रण रहता है? इन लोगों का। तो गोलकुंडा का शासक रहता है, का नियंत्रण रहता है इस के शासक से, है? क्या ले लेते हैं? अनुमति ले शासक से, इस चीज फैक्ट्री के लिए। ठीक है, क्लियर है ना। अब इतना काम करके फ्रांसिस कैरो वापस चला जाता। फ्रांसिस क्या किया? क्या गया ना, आया यहाँ पे, दो फैक्ट्री लगाया, और फैक्ट्री लगा करके ये वापस चला गया। ठीक है, क्लियर है ना। अब बताई थी मॉरिशस में भी फ्रांसीसी क्या कर ले, फैक्ट्री खोल, ठीक है। यहाँ से आया तो ला करके क्या, यहाँ यहाँ रेस्ट कर लिया, फिर यहीं से आगे बढ़ा, ठीक है। तो मॉरिशस, मॉरिशस जब कंपनी स्टेब्लिश हो, साल ये लोग मॉरिशस, एक अड्डा इनका क्या बन जाता है, यहाँ मॉरिशस बन जाता है। और यहीं के बगल में आपका मेडागास्कर है, दक्षिण अफ्रीका का हुआ आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर और मॉरिशस जगह पे ये हम नेवी का स्टेशन बना लिया। ठीक है, क्लियर है।
और मेडागास्कर में ये लोग यहाँ अपने रुकने के लिए एक जगह भी बना लेते हैं, और उस जगह का नाम डॉफिन। तो हो, कहीं भी जाओगे तो होटल में रुक लोगे, रहने खाने पीने। और यहाँ पे ये अपनी काउंसिल बैठा दी थे। अब कौन? 7 सदस्य। सात। समझना ये क्या है ना? ये काउंसिल किस ये फ्रांस की कंपनी है कि ये लोग यहाँ फैक्ट्री लगाए हैं, समझ में और यहाँ भी फैक्ट्री लगाए हैं, लेकिन कहीं किला नहीं बना। तो बैठने के लिए कोई जगह चाहिए, बैठने की जगह इनको बड़ा बनाने की, कहाँ बना? तो यहां से नियंत्रण कर रहे हैं। पैक करो, हॉर्मूज याद करो, वहां पे जावा का क्वांटम। तो ये लोग कहां से कंट्रोल कर रहे हैं? मॉरिशस, डॉफिन की। लेकिन अब दिक्कत जाएगी कंट्रोल करने में। यहां से यहां जाना ज्यादा कठिन है, बार बार आते ही जाते रहे क्या? अब ये लोग कहा मछली, ठीक है। तो अब ये लोग कहाँ अगला स्टेप करते हैं, अपना मछलीपट्टनम करते हैं। और मछलीपट्टनम यहाँ पे जाएंगे। अब फ्रैंक कैरो के पहला व्यक्ति कौन आता? फ्रैंक कैरो, फ्रांसिस कैरो, ठीक है। अगला व्यक्ति आएगा फ्रैंक या फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस फ्रांसिस मार्टिन कहाँ जाएगा? मैंने बता दिया ना आप लोगों को, कहाँ जाएगा? मछलीपट्टनम जाएगा, है ना। एक स्थायी जगह चाहिए जहां पे वो किला। अब ये मछलीपट्टनम, ठीक है। मछलीपट्टनम एक जगह है, का नाम है, के पहले उसे था पादचूरा चेरी, और 2000 मत और पांडिचेरी 2006 में। तो यहाँ पे पांडिचेरी आता है फ्रांसिस मार्टिना। अगला अब फ्रांसिस पट्टनम आएगा, कंट्रोल यहाँ पे आए, जगह का नाम आपकी पांडिचेरी। अब यहाँ पे कोई ना कोई शासक बैठा होगा, के पास जाएगा यहाँ जमीन मांगने के लिए। तो यहाँ पे शासक है इस समय, तो वो है शेर खां लोदी। हाँ, लोदी। और इस साम्राज्य का जिसके अंदर अंतर्गत पुदुचेरी आता है, मैंने बताया विजयनगर पतन हो गया, छोटे छोटे स्थानीय शासक यहाँ इकट्ठे हो गए, सूबेदार बोला जाता है। सूबा मतलब होता है प्रांत। कल में प्रांत को फारसी भाषा में क्या बोलते हैं? सूबा बोलते हैं। इस प्रांत का जो गवर्नर है उसे क्या बोला जाएगा? सूबेदार बोला जाएगा, ठीक है। तो वेलीगोंडापुरम जगह है, जगह का नाम अब पुरम। यहीं पे क्या आता है? पादचेरी। ये पट्टे पर जमीन, पट्टे पर और पट्टे पर जमीन पर बसाएगा, जिसका नाम क्या? और यही फ्रांसीस कैपिटल। अब इन लोगों की कैपिटल बन गई, और स्थायी रूप से आकर के यहाँ क्या कर देगा? किले बंदी। यानी अब इन एक स्वतंत्र जगह है, स्वतंत्र स्थान के लिए, युद्ध का सामान रखने, खाना पीना के लिए, राशन रख मिल गई, ठीक है। और कब बस आता है? 1700, ठीक है। अब यही जो पुदुचेरी का क्या आता? कराईकल आता है तमिलनाडु। तीसरा आपका यनम, और चौथा क्या? माहे। ये अलग अलग जगह है, चारों जगह आ रहा है। तो आप ज्योग्राफी चारों की लोकता क्यों है आज आपको
फ्रांसीसी है, आगे चल एक अकेली ऐसी जगह है राज्यों में, राज्य की शासित प्रदेश बना। चलिए, हाँ, चलिए, और यही पुदुचेरी है जहां से विधानसभा की प्रश्न आता है एग्जाम में कि सबसे कम सीट कहां से, ओनली 30 सीट कहां से, पुदुचेरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जहां जहां अंग्रेज गए हैं वहां वहां ये लोग जाएंगे। स्टार्टिंग कहां से की ये लोग, यहां से सूरत से किए। सूरत के बाद कहां पहुंच गए, चूंकि इनकी प्रेसिडेंसी कहां पे है, एक बंबई प्रेसिडेंसी ये वाला क्षेत्र, दूसरा मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरा बंगाल प्रेसिडेंसी। तो इसके बाद इनका अगला स्टेप क्या होगा बताइए, बंगाल। अब बंगाल में भी जाकर के क्या करेंगे, जमीन लेंगे। तो बंगाल के, क्योंकि अब चूंकि यहाँ पे स्थानीय शासक क्या कर रहे थे, पट्टे पर जमीन दे देते थे, लीज पर क्या दे देते थे, किराए पर दे देते थे जमीन। तो यहाँ पे 1674 में बंगाल का सूबेदार था शाइस्ता खां। 1674 यहाँ पे बंगाल का सूबेदार, बंगाल का सूबेदार का नाम क्या है बता, शाइस्ता खां। अब ये जो शाइस्ता खां है, ठीक है, तो इस शाइस्ता खां से मतलब ये किसके अंडर में काम कर रहा है, औरंगजेब के, क्योंकि मुगल बादशाह इस समय कौन है, औरंगजेब है। ठीक है, तो ये इससे कहां पे बताइए, चंद्रनगर में पट्टे पर जमीन ले लेगा, बंगाल की जगह, जिसका नाम क्या है बताइए, चंद्रनगर। और चंद्रनगर में क्या ले लेगा बताइए, पट्टे पर जमीन। ठीक है, ये सब कौन कर रहा है, फ्रांसिस मार्टिन। आपसे पूछेगा पुदुचेरी शहर किसने बसाया, फ्रांसिस मार्टिन। बंगाल में चंद्रनगर बस्ती किसने बसाई, फ्रांसिस मार्टिन। शुरू की 2 फैक्ट्रियां किसने खोली, फ्रांसिस कैरो। ठीक है, अब देखो, तो बंगाल में जो चंद्रनगर बस्ती है वो कैसी बस्ती हो जाएगी, अब बताइए, फ्रांसीसी बस्ती हो। फिर आगे चल करके अब ये क्या करेंगे बताइए, यहां पे भी अपनी फैक्ट्री लगाना क्या ये शुरू कर। ठीक है, अब इनको बहुत सी बस्ती मिल गई है कि नहीं मिल गई है, तो अब ये लोग अपनी फैक्ट्री लगाना शुरू कर देंगे। तो कहां कहां पे फैक्ट्री लगाएंगे, जहां जहां पे भी इनको जगह मिलती जाएगी वहां वहां फैक्ट्री ये लगाते जाएंगे। ठीक है, जैसे यहां पे लगाएंगे, कहां पे लगाएंगे, यनम में। और यनम जो जगह है कहां है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो यनम में अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। यनम के बाद कहां लगाएंगे, कराईकल में लगाएंगे। ठीक है, और कराईकल जो जगह है ये कोरोमंडल तट में है, यानी कहां, तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, इसके बाद ये लोग कहां लगाएंगे, ठीक है, इसके बाद ये लोग फैक्ट्री लगाएंगे माहे में। ठीक है, और माहे कहां पे है बताइए, केरल में है। ठीक है, इसके बाद ये लोग कहां फैक्ट्री लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब मॉरिशस में तो पहले लगा ही चुके हैं। ठीक है, तो अब समझना, यहाँ पे समझ में आएगा कि ये सारे जो छोटे छोटे ये मतलब जगह हैं, ये किसने बसाया है, ये सब फ्रांसिस मार्टिन ने। और आगे चल करके यही पुदुचेरी, जो पुदुचेरी है ना, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, यनम, एक मुख्य पुदुचेरी हो गई पहला, दूसरा यनम हो गया, तीसरा कराईकल हो गया, और चौथा क्या हो गया बताइए, माहे हो गया। और ये सबको मिला करके वर्तमान में आपका है ना, देखो, फ्रांसीसी, क्योंकि भारत 1947 में आजाद हो जाएगा, लेकिन 1 नवंबर 1954 को हम पांडिचेरी को अपने अधिकार में ले पाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे चल करके 1963 में पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बना, और उसके अंतर्गत कितनी जगह आएंगी, पुदुचेरी, यनम, कराईकल, माहे, जो कि सब अलग अलग राज्यों में। लेकिन ये किसके अंडर में आती हैं, मतलब यहां पे किसका प्रशासन है, केरल का नहीं है, पांडिचेरी। यहां पे किसका प्रशासन, यहां पे, इसलिए इसे क्या बनाया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश। और 2006 में इसका नाम बदल दिया जाएगा पुदुचेरी। समझ में आया, ये थी पूरी कहानी इनके बसने की, जिसे किसने बताया बताइए, फ्रांसिस मार्टिन ने बताया। ठीक है, अब ये लोग क्या करने लगे, यहाँ पे व्यापार भी करने लगे। क्यों व्यापार करने लगे, क्योंकि अब फायदा होने लगा, फायदा होने लगा तो अब व्यापार करने लगे। ठीक है, तो अभी तक इन लोगों का संघर्ष शुरू नहीं होगा, अंग्रेज और फ्रांस।
क्योंकि अंग्रेज बोलेंगे कि यार देखो, अंग्रेज लोग बहुत बनिया दिमाग के लोग, उनको किससे मतलब है? सिर्फ अपने व्यापार से मतलब। जैसे आज भी कहते हैं ना हमारे यहाँ, बनियम पुत्रम कभी ना मित्रम। अगर कोई मर रहा है तो भी बनिया खुश होता है, अगर कोई पैदा हो रहा है तो भी बनिया खुश होता है। क्यों? क्योंकि मरने पे मरे गड़े का सामान बिकेगा, पैदा होने में क्या है बताइए? पैदा। तो बस यही मेंटेलिटी किसकी थी बताइए? अंग्रेजों की थी। वो किससे मतलब था? सिर्फ और सिर्फ व्यापार से। तो क्या वो फ्रांसीसियों से टक्कर लेंगे? नहीं लेंगे। ठीक है। लेकिन लेकिन चूंकि इनमें प्रतिद्वंदिता कहाँ चल रही है? पूरे विश्व में कहाँ कहाँ चल रही है? देखो, यहाँ यूएसए है, अमेरिका है, ठीक है। तो अमेरिका में भी यहाँ पे कौन है? अंग्रेज हैं, और साथ में कौन है? फ्रांसीसी अपनी कॉलोनी स्थापित किए हैं। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका है, तो दक्षिण अफ्रीका में भी कौन है बताइए? अंग्रेज हैं और फ्रांसीसी। फिर यूरोप है, तो यूरोप में भी कौन है बताइए? अंग्रेज हैं और फ्रांसीसी। अपनी अपनी कॉलोनी और अपनी अपनी जगह को क्या करके रखे हैं बताइए? स्थापित करके रखे हैं। ठीक है। इनके बीच में कोई संघर्ष नहीं होगा। लेकिन आगे चल करके क्या होगा? यूरोप यूरोप में ही एक जगह है जिसका नाम है क्या बताइए? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष हो जाए कि यहां अगला राजा कौन बनेगा, इस चीज को लेकर के यहां पे संघर्ष स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो इस संघर्ष में कुछ लोग ऑस्ट्रिया के साइड रहेंगे, कुछ लोग प्रशा के साइड में रहेंगे। तो प्रशा की तरफ कौन आ जाएगा? फ्रांस आ जाएगा। और ऑस्ट्रिया की तरफ में कौन आ जाएगा? ब्रिटेन आ जाएगा। मतलब लड़ाई किसी और की थी, लेकिन साथ में साथ मतलब ये लोग दे रहे हैं। ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि जैसे ही विश्व के इतिहास में कहां हम पहुंच गए बताइए? यूरोप यानी विश्व के इतिहास में। जैसे ही विश्व के इतिहास में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष होगा, तो वहां पे ऑस्ट्रिया और प्रसा लड़ेंगे। तो ऑस्ट्रिया का साथ दे रहा था ब्रिटेन और प्रसा का फ्रांस दे रहा था। तो ये दोनों आपस यहां पे लड़ना चालू कर। समझ में आया? तो जैसे यहां लड़ाई चालू होगी, यहां भी लड़ाई चालू हो जाएगी, यहां भी लड़ाई चालू हो जाएगी, और यहां भी लड़ाई चालू हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार यहां पे अंग्रेज और फ्रांसीसी का संघर्ष शुरू, जिसे हम कहते हैं आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के। समझ में आया? और इस कड़ी में 3 युद्ध होगा, और तीसरा युद्ध निर्णायक होगा, जिसमें फाइनली अंतिम रूप से फ्रांसीसी हार जाएंगे और अंग्रेज जीत जाएंगे। तो इस प्रकार यहां से डिसाइड हो जाएगा कि पूरे भारत में अब का शासन होगा अंग्रेजों का। ठीक है। समझ में आया? तो चलिए हम आगे बढ़ते। तो यहीं से हमारा शुरू हो गया, भूमिका बन गई। किसकी भूमिका बन गई? आंग्ल फ्रांसीसी। और ये पहला युद्ध। ठीक है। इसी को कहा जाता है आंग्ल कर्नाटक युद्ध। क्या कहा जाता है? आंग्ल कर्नाटक। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, में भी लिखा रहता है कर्नाटक कई जगह, और लोग भी पढ़ते हैं कर्नाटक, जबकि गलत लिखा है। वो कर्नाटक नहीं है, कर्नाटिक है। समझिएगा यह स्थिति। अगर आप भारत के राज्य को पढ़ेंगे, वर्तमान का कर्नाटक शहर यहाँ पे। समझ में आया? लेकिन हम जिस कर्नाटक को पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे है? देखिए, ये कोरोमंडल तट, ये आपका कोरोमंडल तट हो गया, और ये कोरोमंडल के तट के ऊपरी का हिस्सा, यानी ये वाला जो क्षेत्र है, इसको अंग्रेज क्या कहते थे? कर्नाटिक कहते थे। बात कहाँ की हो रही है? यहाँ की, ना कि यहाँ की। समझ में आ गया ना? और इसे आंग्ल कर्नाटिक युद्ध क्यों बोला जाएगा? जो स्थान है, जो क्षेत्र है, वो क्या कहा जाता है? कर्नाटक। और ये जो कर्नाटक क्षेत्र है, ये किसके अंडर में आता था? हैदराबाद के निजाम के अंडर आता था। ठीक है। और हैदराबाद का निजाम किसके अंडर में काम करता था? मुगल बादशाह। लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे, जब मोहम्मद शाह रंगीला आएगा, ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो। कौन? मुगल। ठीक है। तो जब मुगल कमजोर हो जाएंगे, तो निजाम अपने आप को क्या कर लेंगे? स्वतंत्र कर। और हैदराबाद में स्वतंत्र रूप से शासक कौन बन जाएगा? निजाम। ठीक है। और जब ये स्वतंत्र हो जाएंगे, तो यहां पे जगह कौन है? कर्नाटक। तो यहां पे जो कर्नाटक रहेगा, कर्नाटक का जो नवाब बैठेगा, वो भी अपने आप को क्या कर लेगा? स्वतंत्र कर लेगा। ठीक है। तो पहले ये किसके अंडर में आता था? पहले कर्नाटक अंडर में आता था निजाम के। और निजाम किसके अंडर में आते थे?
निजाम अंडर में आते थे मुगल बादशाह। समझ में आया? तो ये यहां से ये फ्री हुआ तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। और युद्ध का स्थान चूंकि कर्नाटक है, इसलिए इस युद्ध को हम किस नाम से जानेंगे, आंग्ल कर्नाटक प्रथम युद्ध के नाम। समझ में आया आप लोगों को भौगोलिक परिदृश्य यहाँ का क्या चल रहा है और कैसा हो रहा है? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो होगा क्या, है ना, इसका जो टाइम पीरियड है हमारा 1700, मतलब 2 चरणों में होगा। कितने चरणों में होगा ये? 2 चरणों में, ठीक है। टोटल ये 2 चरणों में होगा। इसकी जो पहली हमारी जो डेट रहेगी 46 से 47 और दूसरी 47 से 48 रहे। अब इस युद्ध आंग्ल कर्नाटिक, या इसे आप आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध पहला कितने चरणों में संपन्न होगा? 2 चरणों, है ना। तो पहले चरण को बोला जाता है मद्रास का घेरा। पहले चरण को क्या बोला जाता है? मद्रास का घेरा, क्योंकि मद्रास के किले को क्या कर लेंगे ये लोग, कब्जे में कर लेंगे। ठीक है, तो पहले चरण को क्या बोला जाता है? मद्रास का घेरा बोला जाता है, ठीक है। और दूसरे चरण को बोला जाता है सेंट थॉमस का युद्ध। सेंट में युद्ध, ठीक है। और किस नदी के तट पे है ये? तो कर्नाटक में जो आड्यार नदी, आड्यार तट पर है। ठीक है, क्लियर है ना। और इस 1746 से 48 तक, मतलब ये होगा 46 से 47, ये होगा 47 से 48। समझ में आया? अब समझिएगा बात को। तो आखिर यहाँ पे युद्ध शुरू क्यों होता है, ऐसी क्या बात पड़ती? ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे गुरुमंडल तट है, और ये उसके ऊपर वाला क्षेत्र, ये मछलीपट्टनम तक, यहाँ इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? कर्नाटिक। ठीक है, और यहाँ पे आपका, ठीक है, मॉरिशस द्वीप है और मेडागास्कर। ठीक है, और यहाँ मॉरिशस जो द्वीप है, यहाँ पे भी कौन है बताइए? फ्रांसीसी। समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका यूरोप है। और अब इस युद्ध का दीर्घकालिक कारण क्या है? आखिर इस युद्ध का कारण क्या है? एक दीर्घकालिक कारण होता है किसी युद्ध का, एक तत्कालिक कारण। तो इसका जो दीर्घकालिक कारण है वो क्या है? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष। क्या है? ऑस्ट्रिया। अब इसको यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं समझाना है, क्योंकि फिर वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर चालू हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यही बताना है यहाँ पे क्या चालू हो गया है, कहाँ पे चालू हो गया? यूरोप में। क्या? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चालू हो गया, और जिसमें आमने सामने कौन आ गए हैं बताइए? अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने आ गए। तो जब जब ये लोग विश्व में कहीं भी आपस में लड़ाई शुरू होगी, तो जहां जहां पे भी है वहां पे लड़ना चालू कर, और जैसी लड़ाई अगर बंद हो जाएगी तो जहां जहां पे है वहां वहां बंद। मतलब बटन ऑन ऑफ कैसे होगा, समझ में आ रहा है? यहां का बटन चालू तो सब जगह का बटन चालू, यहां का बटन बंद तो सब जगह का बटन बंद। ठीक है, तो अब इसी कस्मकस में यहां से, कहां से बताइए? ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से एक जंगी जहाज का बेड़ा भेजा जाए, भारत भेजा जाए। क्यों भेजा जाएगा? क्योंकि यहां लड़ाई चालू हो, हाँ चालू हो, ऑस्ट्रिया। तो यहां पे कोरोमंडल तट पे क्या भेजा जाएगा? जंगी जहाज का बेड़ा भेजा जाएगा, कोरोमंडल तट। और यहां पे कौन? अंग्रेज लोग क्या भेजेंगे? जंगी जहाज का बेड़ा भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? क्योंकि अब यहां लड़ाई हो सकती। और इसे कौन लेकर के लाएगा? सेनापति बर्नेट, अंग्रेज सेनापति, जिसका नाम क्या है बताइए? बर्नेट। अब ये लेकर के आएगा, तो ये अपना जहाज यहां पे लेकर के आ गया है। ठीक है, अब यहां पे फ्रांसीसियो का जहाज आएगा। किसका जहाज आएगा बताइए? फ्रांसीसियो का जहाज आएगा। ये किसका जहाज है? फ्रांसीसियो का। ये किसका है? अंग्रेजों का। तो अंग्रेज यहाँ पे फ्रांसीसी के जहाज को क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे। समझ में आया? अब इस समय, अब फ्रांसिस मार्टिन के बाद अब यहाँ पे
अब यहाँ पे आपकी जगह क्या है बताइए, पुदुचेरी। तो पुदुचेरी इन कैपिटल है, और इनकी कैपिटल में जो गवर्नर अब आ गया है उसका नाम क्या है बताइए, डुप्ले। डुप्ले एक बहुत ही महान और शक्तिशाली योद्धा शासक था। तो जैसे ही ये फ्रेंच को क्या पकड़ लेते हैं बताइए, जहाज को, समझना। दीर्घकालिक कारण समझ में आ गया। अब तात्कालिक कारण देखो क्या है। तात्कालिक कारण मतलब क्या होता है, तत्काल का कारण जिसके कारण युद्ध शुरू हो गया। तात्कालिक कारण मतलब क्या है, अभी जस्ट अभी का कारण, तत्काल का जिसके कारण युद्ध शुरू। तो तात्कालिक कारण क्या है समझना। तात्कालिक कारण यह है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के कारण जहां जहां पे भी ये दोनों युद्धरत हैं, तो पूरे विश्व में युद्धरत हो जाएंगे, अमेरिका में भी हो जाएंगे, यहां भी। तो इसी युद्ध की तैयारी करने के लिए ब्रिटेन से एक जंगी जहाज का बेड़ा सेनापति बर्नेट ला करके कहा स्थापित कर देगा, कोरोमंडल के तट पे। ठीक है। और इसी समय व्यापार करके आ रहा है कौन, फ्रांसीसी का जहाज। तो फ्रांसीसी के जहाज को कौन पकड़ लिया, सेनापति बर्नेट ने। तो इससे डुप्ले की प्रतिष्ठा का क्या हो गया, हनन हो गया। तो डुप्ले यहां पे क्या करेगा, तुरंत इन लोगों पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो चूंकि डुप्ले, अब इन लोगों के पास ज्यादा सेना तो है नहीं यहां पे, और इसने तो जंगी जहाज का बेड़ा और सभी सैनिक लेके आ गया। तो डुप्ले तुरंत फोन करेगा, यहां पे एक व्यक्ति बैठा है, यहां का गवर्नर, कहां का, मॉरिशस में। और वो गवर्नर जो है उसका नाम क्या है, ला बुरदेने। तो ये किसको कॉल करेगा, ला बुरदेने को कॉल करेगा, और बोलेगा कि तुम यहां पर आओ, हमें किससे लड़ाई करना है, इन लोगों से। तो ला बुरदेने इसको बुलाएगा, और ये दोनों मिलकर के अब किससे लड़ाई लड़ेंगे बताइए, अंग्रेजों। इस प्रकार आंग्ल कर्नाटक युद्ध का प्रथम चरण चालू हो। न्याय आप लोगों को कैसे चालू हो रहा है, ठीक है, फिर से बताएं क्या। देखो, तात्कालिक कारण क्या है, यहाँ पे दीर्घकालिक कारण युद्ध शुरू। तो इस तैयारी के लिए ये लोग कि वहां भी युद्ध ना हो जाए, तो ब्रिटेन से जंगी जहाज का बेड़ा सेनापति बर्नेट लेकर के आता है। इसी समय यहाँ पे फ्रांसीसी जहाज आ रहा होता है, उसको पकड़ लेता है। तो जैसे ही पकड़ लेता है तो डुप्ले इसे अपनी प्रतिष्ठा का हनन मानता है। और ये चूंकि वहां लड़ाई चालू है, और एक चिंगारी चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए, ये चिंगारी मिल गई, तो तुरंत ये किसको बुलाता है, ला बुरदेने को बुलाता है। और ला बुरदेने अपने 2000 सैनिक के साथ, कितने, 2000 सैनिक के साथ आता है यहाँ पे। और इस प्रकार ये आंग्ल कर्नाटक का प्रथम युद्ध का पहला चरण क्या है बताइए, चालू हो जाता है। इस युद्ध में क्या होता है, तो हम युद्ध देखते हैं, युद्ध का फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन है बताइए, डुप्ले है मुख्य रूप से, और डुप्ले के साथ कौन है बताइए, ला बुरदेने हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे कौन है बताइए, अंग्रेज लोग हैं। ठीक है। तो अंग्रेज लोग यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, इससे युद्ध क्या है बताइए, फाइनली यहाँ पे हार जाएंगे। ठीक है। तो अंग्रेज लोग यहाँ पे युद्ध हार गए, और फाइनली कौन जीत गया बताइए, यहाँ पे कौन जीत गया, डुप्ले जीत गया। ठीक है। तो डुप्ले इस युद्ध को क्या है बताइए, जीत जाता। और जीतने के बाद ये क्या करता है, मद्रास के किले पर कब्जा कर लेता है। मद्रास के किले पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता। अब जब ये मद्रास के किले पे कब्जा कर लिया, तो जब ये युद्ध लड़ रहा था, तो इसी तरह इसी वक्त कर्नाटक में जो नवाब है उसका नाम क्या है, अनवरुद्दीन। तो ये जगह किसकी है पूरी, अनवरुद्दीन की। और किसकी लैंड में लड़ाई हो रही है, अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन से परमिशन लेना अनिवार्य था कि नहीं था बताइए, बिल्कुल था, क्योंकि लैंड किसका है, उसका है। तो जब ये युद्ध शुरू हो गया, तो अनवरुद्दीन ने बोला डुप्ले से कि भैया तुम लोग युद्ध लड़ रहे हो, तो परमिशन किसके लिए हो। तो बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, जब हम युद्ध जीतेंगे तो मद्रास का किला किसको देंगे, आपको दे। लेकिन युद्ध हो जाता है खत्म, और जब अनवरुद्दीन इसके पास जाता है, डुप्ले के पास, तो वो भगा देता है, बोल देता है कि कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। बोलता है कि ऊपर से जो हमारी फ्रांसीसी गवर्नमेंट है, जिसकी ये कंपनी है, उनने मना कर दी। अब इससे कौन नाराज हो जाएगा, तो दूसरा चरण। तो अब अनवरुद्दीन की लड़ाई किससे होगी बताइए, डुप्ले से लड़ाई होगी। आया। ठीक है। तो इसको कहते हैं युद्ध का दूसरा चरण, जो कि कर्नाटक के अड्यार नदी के तट पर होगा, सेंट थोमे नामक जगह में। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सेंट थोमे का युद्ध, है ना। जैसे एक बार एमपीपीएससी में आया था, सेंट थोमे 3 नंबर में। ठीक है, समझ में आया। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। तो अब दूसरा चरण होगा, यानी कि सेकेंड फेज हो।
अब जब सेकेंड फेज चालू होगा तो इसे क्या बोला जाता है, सैन्य में युद्ध बोला। ठीक है, अब आमने सामने कौन आ जाएंगे बताइए, इस बार आ जाएगा आपका कर्नाटक का नवाब आ जाएगा, कर्नाटक नवाब, क्योंकि ये असंतुष्ट है, जिसका नाम क्या है बताइए, अनवरुद्दीन। अब क्योंकि मुस्लिम में कभी भी राजा युद्ध लड़ने नहीं आता है, हिंदू में युद्ध लड़ने आता है राजा, इसलिए राजा शहीद हो जाता था तो साम्राज्य का तहस नहस। लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा चालाक थे, ये लोग खुद युद्ध लड़ने नहीं जाते थे बल्कि अपने सेनापति को भेजते। तो अनवरुद्दीन की तरफ से जो लड़ने आएगा इसका सेनापति लड़ने आएगा, ठीक है, और इसके सेनापति का नाम क्या रहेगा, महफूज अली। तो युद्ध कौन लड़ता है बताइए, महफूज अली युद्ध लड़ता है। और कर्नाटक के पास बहुत ज्यादा सेना थी, बहुत ही ज्यादा सेना थी, इतनी ज्यादा इनके पास सेना थी कि मतलब उनके मुकाबले सामने फ्रेंच तो कुछ भी नहीं थे, ठीक है। और दूसरी तरफ से कौन, अंग्रेज। अच्छा, अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति रहता है, तो सेनापति कौन रहता है, जैसे वहां लाबुर्देने ने सहायता की थी, ठीक है, सेनापति कौन बन गया था, लाबुर्देने। और यहां पे सेनापति एक बहुत ही कुशल व्यक्ति को बुलाया जाएगा, कैप्टन पैराडाइज, ठीक है। अब इस युद्ध में यह होगा कि यहां पे मतलब जो है, सॉरी, फ्रेंच है ना। अब अनवरुद्दीन का साथ कौन देगा यहां पे मालूम है, अंग्रेज। अंग्रेज साथ क्यों देंगे बताओ, कारण क्या है, क्योंकि जो मद्रास का किला है इनके हाथ से होशियारी में चला गया है, तो उनको वापस चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो अंग्रेज इसका साथ देंगे, लेकिन उसके बाद भी फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच जीत जाएंगे। और इस प्रकार पूरे भारत में ये मैसेज जाएगा कि कर्नाटक का, भारत के कर्नाटक का जो नवाब था उसके पास सेना कैप्टन पैराडाइज की तुलना में जस्ट 4 गुना थी, बहुत ज्यादा थी, फिर भी ये हार गया। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि ये लोग के पास सेना बल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके पास किसी प्रकार का प्रशिक्षण, और ये लोग जबरदस्त प्रशिक्षित थे। तो यहां से एक मैसेज जाता है पूरे भारत में कि भारत के जो नवाब हैं वो अत्यधिक कमजोर, और इस प्रकार ये इतिहास में निर्णायक युद्ध साबित होता है, निर्णायक, क्योंकि भारत के नवाबों की खोखली पोल निकल करके सामने आ जाती है कि संख्या बल में तो ये ज्यादा हैं, लेकिन बहुत पूरी तरह से क्या हैं, कमजोर हैं। और यहां से ये डिसाइड हो जाता है अब तो भारत में यूरोपीय शक्ति ही राज करे। क्यों, क्योंकि यूरोपीय शक्ति यहां पे जीत गई है, नवाब की पोल खुल करके सामने आ गई है। तो ये था आंग्ल कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ठीक है। कल हम देखेंगे आंग्ल कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, थोड़ा सा लंबा है, ज्यादा लंबा नहीं है, उसको शॉर्ट में कर दिया है, ठीक है, जिससे मतलब सारे युद्ध आपके माइंड में कोलैप्स ना हो। तो कल द्वितीय देखेंगे और तृतीय देखेंगे, और फ्रांसिस्को की हो जाएगी छुट्टी, और आ जाएगा एक व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव, जो कि किसको मात दे देगा, डुप्ले को। और फिर वो जाएगा वहां बंगाल में, प्लासी लड़ेगा और बक्सर लड़ेगा। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्लासी और बक्सर। समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना।